किसी मित्र ने एक प्रश्न किया जो बुद्ध का चौथा स्मरण है कि सब कुछ बिछड़ जाएगा, मतलब सब बिछड़ जाएंगे। पिए ही मन पे ही नाना भावो बिना भावो। जो कुछ हमें प्रिय है, लोग, चीज़ें, प्रॉपर्टी, खाना, सब बिछुड़ जाएगा, सब अलग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जाना है तो या तो आप चले जाएंगे या पहले और जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे लग रहा है कि अभी तो मैं अपने माँ बाप से अटैच्ड हूँ, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त जो भी होंगे। अब अगर शादी कर लें तो फिर हस्बैंड से या वाइफ से अटैच्ड रहेंगे, तो अच्छा है कि शादी ना करें। फिर ऐसे थॉट आ रहा है, तो क्या करें? तो मैंने कहा ठीक है, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। तो ऐसा आ सकता है कि यार कहाँ झंझट में पड़े हैं। बुद्ध ने भी कहा कि भाई अगर आप इस मार्ग पे चलना चाहते हैं तो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, वो तो शादी कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने गृहस्थों को नहीं कहा कि तुम शादी न करो। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर इस समय आप भिक्षु भिक्षुणी बनना चाहें तो ऐसे तो जगहें भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो भिक्षुणी बन रही है पर या भिक्षु बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि फिर वहाँ भी अटैचमेंट होगा। तो अगर तो आप रह सकते हैं बिना शादी के, अगर कोई इस तरह की अर्जीज नहीं है, तो फिर तो मेरा ख्याल सही है कि आप अकेले रहें। लेकिन अब सवाल ये है कि उस अकेले रहने से क्या आपके अटैचमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे? अब ये बात सही है कि अगर कोई शादी करता है, पत्नी है या पति है, तो उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। क्योंकि जो इंटीमेसी पुरुष की महिला से, महिला की पुरुष से हस्बैंड वाइफ के रूप में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में होती है, वो इंटीमेसी और किसी रिलेशनशिप में है ही नहीं। क्योंकि आप एक हो जाते हैं, फिर बॉडियाँ भी शरीर के स्तर पर भी मिल लेते हैं, तो वो इंटीमेसी तो कहीं और है नहीं। तो जितनी इंटीमेसी होगी उतना अटैचमेंट ज़्यादा होगा, ये तो बात सही है। और कई बार तो ये होता है ना कि शुरू शुरू में तो बहुत अटैचमेंट रहता है और बाद में जैसे जैसे डिसएग्रीमेंट्स होने लग जाते हैं तो फिर फिर अटैचमेंट भी थोड़ा ख़त्म होने लग जाते हैं। ये तो ऐसा हो जाए तो और अच्छा है। लेकिन ऐसा तो लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा मतलब जब तक ये ज़िंदगी है। तो बात तो सही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में ना एक रिजिड वे बनाने की जगह ओपन रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसा दोस्त आ जाए ज़िंदगी में कि जो खुद भी स्पिरिचुअल है और जो इस रास्ते पे चलना चाहता है, तो आप आगे बढ़िए। और अगर कोई ऐसा नहीं मिलता तो ठीक है। तो इस मामले में फिर आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। कम से कम फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है, चाहे वो लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तो वो सही है, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। तो तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अटैचमेंट तो है। लेकिन अब यहाँ जो अगर आप बुद्ध की टीचिंग देखें ना, तो बुद्ध ने तो नहीं कहा, मतलब विशाखा उनकी बहुत अच्छी शिष्या थी, जो कि कहा जाता है कि तीसरी स्टेज की इनलाइटन थी, मतलब अनागामी थी। उसको भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम भिक्षुणी संघ में आ जाओ या गृहस्थी में मत रहो। उनके तो काफ़ी बच्चे थे। कुछ उत्तरा थी, कुछ उत्तरा से तो ऐसे सीधे शायद बुद्ध का डायलॉग नहीं था, लेकिन वो भी थी, उसको भी नहीं कहा। और बहुत सारे थे महिलाएं, उनको किसी को नहीं कहा कि आप इधर आ जाओ।
या पुरुषों में अनाथ पिंडक थे, चित्त थे, बहुत सारे थे, उनको भी नहीं कहा। क्योंकि अब गृहस्थ संग भी रहना चाहिए। गृहस्थ संग नहीं रहेगा ठीक ठाक तो फिर भिक्षुओं का क्या होगा, ये जो और मेंडिकेंट्स हैं उनका क्या होगा, तो उनका ख्याल रखा। तो इस अटैचमेंट को मुझे लगता है कि एक ही चीज़ से दूर करना मुश्किल है कि अच्छा ठीक है हम शादी नहीं करेंगे, किसी रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे तो अटैचमेंट कम हो जाएगा। मतलब वहाँ तो ठीक है आपकी बात, लेकिन शादी के मामले में क्या है, क्योंकि ये अर्जिस तो आती है ना, ये बायोलॉजिकल है और हम पैदा ही स्त्री पुरुष के मिलन से हुए, तो वो अर्ज तो है नेचुरल। तो क्या आप उसके बगैर रह सकते हैं? अगर उसके बगैर रह सकते हैं तो ठीक है, अगर उसके बगैर नहीं रह सकते माना, और आपने शादी भी नहीं की और फिर 40s में 50s में आप रिग्रेट करने लगे कि यार ये भी नहीं किया और इधर स्पिरिचुअली भी नहीं हम प्रोग्रेस कर पा रहे, तो क्या होगा, ये तो वही कर लेते तो यही कर लेते। मैंने ऐसे देखे हैं काफ़ी लोग जो 40s में चले गए, अब उन्होंने शादी पहले तो की नहीं, अब कह रहे हैं यार अच्छा शादी कर लें, क्योंकि स्पिरिचुअली भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार काम धंधे के में इतना फंसे रहते हैं कि और कुछ कर नहीं पाते। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई विपස්සना कोर्स कर लिए लेकिन अब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ऐसे एक दोस्त मिले देहरादून में कि सर मैंने 4-5 कर लिए लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो मैंने कहा तुम 1 घंटे के चक्कर में मत रहो कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करना है, जो रिक्वायरमेंट बताई जाती है विपස්සना में, आप 10 मिनट कर लो और उसको कंसिस्टेंट रखो, तो 10 मिनट आप वहाँ रहेंगे, 10 मिनट से फिर बढ़ जाएगा अगर ठीक तरह से करेंगे और रोज़ करेंगे। क्योंकि आपको बैठने का तजुर्बा है, तो बोल तो रहे थे कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं। तो ये न रहे बाद में कि अच्छा ये भी नहीं किया ये भी नहीं किया, तो अगर तो आप एकदम मजबूत हैं कि ठीक है नहीं रहेगा तो अच्छा है मत करिए। लेकिन इस अटैचमेंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से ख़त्म तो होगा नहीं, फिर औरों के प्रति रहेगा, खाने के प्रति रहेगा, और लोगों के प्रति रहेगा, माँ बाप भाई बहन इनके प्रति रहेगा, दोस्तों के प्रति रहेगा। तो वो जो संयोजन वाली बात है ना, अब जैसे कल मैं देहरादून में घूम रहा था, देहरादून में नहीं घूम रहा था पर मतलब ये एक इलाका है जहाँ ये लोग रहते हैं, बसंत विहार इंदिरा नगर के आसपास, और वहाँ एक टी गार्डन है बहुत अच्छा। तो मैंने पहले सोचा था इस ब्लॉग को बनाने के, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा शूट किया अभी वहाँ। मैं गया टी स्टेट में, हम वहाँ घूमने जाया करते थे, करीब 25 साल पहले की बात है, 25-26 साल पहले। एकदम नीट एंड क्लीन था, सड़क थी बीच में, उससे स्कूटी वगैरह स्कूटर वगैरह भी जा सकते थे, और दोनों तरफ टी गार्डन था, अभी भी है टी गार्डन। जैसे मैं उधर गया ना, सारी इमेज एकदम ख़त्म। पहले तो मैं रास्ते में गया, देखिए पॉश कॉलोनी है ये, बसंत विहार और इंदिरा नगर भी, बीच में एक थोड़ी सी जगह है, वहाँ सारा प्लास्टिक और कचरा वहाँ डंप किया हुआ है। मैंने पहले देखा इधर भी बहुत बढ़िया घर, उधर भी बहुत, यार यहाँ कहाँ डंप कर दिया उन्होंने। अच्छा, और नाला है एक्चुअली, और नाले को भी ब्लॉक कर रहा है, पता नहीं। बाद में मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा वहाँ तो मना कर दिया था, मतलब कोर्ट से, कोर्ट ने कह दिया था कि उसको खाली करो। मैंने कहा अभी तो वहाँ है। अच्छा, फिर मैं गया तो बसंत विहार के सामने टी स्टेट है, और वहाँ देखा मैंने उधर गार्बेज पड़ा हुआ है खूब सारा। अच्छा, फिर उस तरह के थॉट आने लगते हैं, लेकिन अगर आपने देख लिया उसको तो आप उसको सबसाइड कर लीजिए। लेकिन ये विचार तो आता है कि यार आप स्वच्छ भारत पता नहीं कब से कर रहे हो, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई क्या कि इसको वेस्ट का करना क्या है, आप कैसे रिसाइकिल करेंगे? या तो लोग उसको जला देते हैं जो कि हवा को बहुत पोल्यूट करता है, या तो उसको ऐसे डंप में फेंक देते हैं। तो मतलब कुछ शहरों का मैं सुन रहा था कि जैसे भोपाल है, इंदौर है, मैसूर है, सूरत है, उन लोगों ने उसके हल ढूंढे। तो यार आप मतलब इस क्यों नहीं कर पा रहे इसको? गवर्नमेंट भी, एनजीओज भी, कोई इस बीड़ा उठाए ना इसका, आईआईटीएंस हैं,
आईएएस निकलते हैं हर साल, आईपीएस निकलते हैं, फलान निकलते हैं, तो मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते क्या? आप विदेशों में जाके देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं, वो सारे रिसाइकिल करते हैं। स्वीडन तो और देशों का भी कूड़ा मंगाता है और उसको भी रिसाइकिल कर देता है। आप तब से कर ही नहीं पाए। तो अब ठीक है, ये क्रिटिक अपनी जगह एकदम सही है, बहुतों के दिमाग में आता होगा, और जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो कर भी सकते हैं, उसमें कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ फिर वापस आ जाओ, अच्छा देख लिया कूड़ा, अब यहाँ क्या हो रहा है? तो वहाँ अपने को पूछना है भाई, अपने मन से बात करनी है, तू इसमें क्या कर सकता है भाई? तू बोल लो, आप बोल लो, जैसे मर्जी, मेरे को तू बोलने में ठीक रहता है। तो तू ये बता कि तू क्या करेगा इसमें, कर सकता है? नहीं कर सकता, हाँ इसमें बोल सकता है थोड़ा बहुत। हो सकता है किसी को प्रेरणा मिल जाए, तो कोई कुछ कर ले कि हाँ यार एक एनजीओ सेटअप करते हैं और यही काम करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, हटा दे इसको। ठीक है जी, हटा दिया, गए। फिर टी स्टेट में जाके एकदम से जो लगा शौक, वही टी स्टेट है तो अलग है, और वहाँ पशु हैं, गाय सांड बैल उधर घूम रहे हैं खूब सारे। मैंने देखा जाना चाहिए, पहले एक बार मैं सोचा वापस आ जाऊँ, फिर मैंने कहा यार चल देख ले जाके। फिर गया, थोड़ा सा एक जगह मिली, मैंने एक छोटा ब्लॉग बनाया भी, पर वो इतनी जल्दबाजी में था कि कोई इधर से कोई सांड ही ना आ जाए पीछे से, तो गाय ही ना आ जाए, तो मैंने वो फिर जल्दबाजी में बनाया, फिर मैंने अपलोड किया नहीं उसको। तो ये जो संयोजन बन रहा है, जो सती पठान में हम बात कर रहे थे कि अच्छा यहाँ बन रहा है, उसको अगर आपने वहाँ देख लिया तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। अब देहरादून में मैं घूमा, इतना बड़ा ऐसा भी नहीं है कि मेट्रोपोलिस है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कंजेस्शन इतना ज़्यादा है कुछ जगह में कि हम ऋषिकेश गए, वहीं जाते जाते मतलब मेरी तो आंखें ड्राई हो जाती हैं, और मास्क लगा के भी मुझे लगता है कि बस मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अब जो संयोजन बन रहा है, अब स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है आप एक्सेप्ट करिए स्ट्रेस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अब ध्यान ही है तो बिल्कुल ये स्ट्रेस आएगा नहीं, कैसे सिचुएशन डाल दो, आ रहा है एक्सेप्ट कर लो, आ रहा है ठीक है। लेकिन उस संयोजन जहाँ बनता है कि यार क्या इसको ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है भाई, तू क्या कर सकता है? तो अब यहाँ ये बात आती है कि भाई अटैचमेंट तो है, अटैचमेंट बन कहाँ रहा है? अटैचमेंट यहाँ बन रहा है, मन बना रहा है ना, ये शरीर है और मन के चार हिस्से हैं। अब वापस आ जाओ, तब इस टीचिंग में बुद्ध सीधे तो जो चार आर्य सत्य हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और ये अष्टांग मार्ग है, सीधे वहाँ नहीं लाते, लेकिन बात वो वही कह रहे हैं, जो पांच जो एग्रीगेट हैं, जो एक शरीर है, मन के चार हिस्से हैं, संज्ञा परसेप्शन है, वेदना मतलब सेंसेशन है, जिस हिसाब से मैंने देखा, संज्ञा ने उसको इवेल्युएट किया, जैसे कूड़े का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो एक सेंसेशन भी, वो अनप्लेजेंट सेंसेशन भी, उसके हिसाब से एक संस्कार बन सकता था, थोड़ा बहुत बना भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बना, और कॉन्शियसनेस ने उसको जाना। अब अगर आपने वहीं देख लिया तो वो डाइल्यूट हो गया, मैंने देख लिया उसको, यार तू तो कुछ कर नहीं सकता ना, ठीक है। तो सारे देहरादून के फिर मैंने और भी देखा, जो नदियाँ हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है सारा, वो नाले बने हुए हैं, रिस्पना है और नदियाँ हैं, काफ़ी सारी नदियाँ हैं छोटी छोटी, सारों में कूड़ा भरा हुआ है, ठीक है। तू कुछ कर सकता है? नहीं, छोड़ दे। तो ये जो पांच, जिनको कहा कि आसक्ति के जो स्कंद हैं, जो पांच खंड हैं, संक्षेप में यहाँ ले आया, क्योंकि दुख को जब वो शुरू करते हैं तो वो कहते हैं जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुखं, मरणम पे दुखं, अप्ये ही संपयोगो भी दुखो, पिए ही विपयोगो भी दुखो, यम पिच्छिंग न लभते तम पे दुखम। उससे पहले वो कहते हैं शोक परिदेव दुख दो, मनुष्य पाया आशा पे दुखा, यम पिच्छिंग न लभते तम पे दुखंग। और फिर संक्षेप में संखितेन पंच उपादान खंदा दुखा, वो कहते हैं कि जाति मतलब जन्म ही दुख से होता है, बुढ़ापा भी दुख है, व्याधि भी दुख है मतलब कि बीमारी भी दुख है,
अप्रियों से मिलना दुख है। अब कोई जैसे अप्रिय मतलब चीज़, अब जैसे कूड़े से मिलना भी दुख है। आप देख रहे इधर तो पॉश कॉलोनी, बसंत विहार वालों ने क्या कर रखा, गेट कॉलोनी बना दी। वहाँ हम घूमने जाते थे, तो सौरभ ने कहा आप नहीं जा सकते भाई, वही जा सकते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। मैंने कहा, अच्छा क्यों? बोले उन्होंने बंद कर दिया। अब इधर तो पॉश है, इधर आप ये सारा खर्चा कर रहे हैं, इधर का कुछ नहीं कर रहे आप। और सारे रिटायर्ड IAS IPS सब इस रैंक के हैं। करो यार, कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते? आप मिलके कोई एक NGO बनाओ बड़ा सा, सरकार से मिलो, कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलो। CR का पैसा क्या बोलते हैं उसको, जो 2% वो उनको खर्च करना होता है सोशल वेलफेयर में, वहाँ से लो पैसा, काम करो। तो यहाँ ये संयोजन बन रहा है। अप्रिय ही संपयोगों पे दुखो, अब उस वो दुख होगा, लेकिन आप देखो, पिए ही विपयोगों पे दुखो, प्रियों से बिछुड़ना भी दुख है, ये जो शोक है, क्रंदन है, सब दुख है। और लेकिन अंतिम में क्या कहते हैं, ये जो 5 स्कंद हैं, शरीर है और मन के 4 हिस्से हैं, असल में ये दुख है, यहाँ अटैचमेंट है। अब आप वापस इधर आ गए, ठीक है भाई, आप हैं यहाँ, कूड़ा भी है और चीज़ें भी हैं, पोल्यूशन भी है, ट्रैफिक जैम भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ कर सकते हो, कर लो। तो एक में बहुत बढ़िया प्रेयर है ये, मतलब एल्कोहलिक्स अनोनिमस, नारकोटिक्स अनोनिमस, जो कि किसी ने शराब छुड़ाने के लिए ऐसी सभाएं बनाई, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, उसमें सारे वॉल्टियर्स हैं और वो मिलते हैं कहीं, सभा करते हैं, उसमें सारे शराबी होते हैं, एक्स शराबी, और अभी जिसने छोड़ना है वो भी आता है और शेयरिंग करते हैं, और धीरे धीरे उनके स्पिरिचुअल स्टेप्स हैं। तो उसका एक प्रेयर है जो मुझे बहुत मदद करती है। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. प्रभु कह लो या हायर पावर कह लो या नेचर कह लो, जो भी, कि मुझे इतनी आत्म शांति दे कि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं, उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को स्वीकार कर सकूं जिनको मैं बदल नहीं सकती, बदल नहीं सकता। स्वीकार कर लें, अच्छा भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी हैसियत है ही नहीं, ठीक। लेकिन इतना साहस दे कि मैं उन परिस्थितियों को बदल दूं, उन स्थितियों को बदल दूं जिनको मैं बदल सकती हूं, बदल सकता हूं। और इतनी प्रज्ञा दे, इतनी विजडम दे, इतनी बुद्धि दे कि इन दोनों का फ़र्क जान सकूं। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्क नहीं जानेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं देहरादून क्यों गया था, मैं ऋषिकेश गया था, किसी एक बड़ी संस्था है SOS करके, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बच्चों के साथ काम करते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत देशों में है, बहुत अच्छी है। और कल उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि यार हमारे बच्चों के साथ कुछ काम करिए। तो किसी ने मेरा नाम सुझाव दिया, मैं फिर 2-3 और दोस्तों को ले गया, सौरभ भी गए, एक थिएटर वाले मित्र गए, एक पपेट वाले मित्र गए, और जिन दोस्त ने अप्रोच किया था उनसे मैं 25 साल बाद मिला। तो उनसे मिलना भी होगा, उन्होंने कहा कम से कम मिलने के लिए तो आ जाओ। तो वो कह रहे हैं कि यार आप म्यूज़िक करवा दो, थोड़ा थिएटर करवा दो। मैंने कहा यार थिएटर वगैरह तो ये करवा देंगे, म्यूज़िक में करवा सकता हूँ, लेकिन यार भाई अगर आप ये कह रहे हो कि देहरादून रह लो और रोज़ ऋषिकेश आ जाओ और अप डाउन कर लो, ज़्यादा नहीं है, कितने किलोमीटर होगा मुझे ठीक से याद भी नहीं, 50-60 किलोमीटर होगा, और रोज़ वापस आ जाओ, और भले ही आप टैक्सी का इंतज़ाम कर दो, यार मेरे बस का तो है नहीं भाई, है ही नहीं। मैं तो उसी में मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं तो मैं तो ट्रैवल ही नहीं करता ऐसे, मेरे को यहाँ से देहरादून जाने में दिक्कत होगी, वहाँ से फिर ऋषिकेश जाने में। तो मैंने कहा भाई अगर आप वहाँ रेजिडेंशियल
तो नहीं होगी उनकी, लेकिन मतलब अगर हमारे रहने खाने का आप व्यवस्था कर दें तो तब कर लेंगे, चाहे 4 दिन की हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे। लेकिन रोज़ का चक्कर मेरे बस का नहीं है। तो ये विजडम होनी चाहिए कि भाई क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। अब बच्चों के साथ काम करना मुझे लग रहा अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, मतलब मैंने किया है और अभी भी मुझे लग रहा है कि अच्छा करेगा, मतलब तेरे को ठीक लगेगा, हाँ ठीक लगेगा। म्यूज़िक सिखाना मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, थिएटर सिखाना भी, चलो थिएटर वाले तो और हैं, लेकिन म्यूज़िक सिखा सकते हैं। अब जो मेरे पपेटियर दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो, तुम करोगे काम तो मैं भी करूँगा, नहीं तो मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें तो म्यूज़िक चाहिए। अब हालांकि वो बहुत काम करते हैं इधर उधर, वहाँ पता नहीं कैसे करते हैं लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो साथ में करना है। तो मैंने कहा भाई साथ में तभी करेंगे अगर रेजिडेंस की व्यवस्था होगी, नहीं तो हमारे बस का नहीं। तो ये विजडम ज़रूरी है। अब इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों हुई, क्योंकि अटैचमेंट घूम फिर के यहाँ आ जाता है। तो आप डिटैच होकर भी रह सकते हैं, मतलब कोशिश कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन आप रह सकते हैं। और अगर ऐसा साथी मिल जाए, लकीली मिल सकता है वैसे, हालांकि थोड़ा मुश्किल तो है, तो फिर आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं डिटैचमेंट का। अच्छा ठीक है, साथ भी हैं लेकिन इन अ डिटैच्ड वे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लिंगिंग है। अच्छा भाई ठीक है, हस्बैंड किसी से बात कर रहा है किसी लड़की से तो आपको जेलसी ना हो, या वाइफ किसी से बात कर रही किसी लड़के से तो आपको जेलसी ना हो, ठीक है, उनकी दोस्ती हो सकती है। अच्छा, तो कुल मिला के बात यह है कि अटैचमेंट यहाँ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप रह सकते हैं अकेले तो बहुत अच्छा है लेकिन वो फिर बाद में ऐसा ना हो जाए कि रिग्रेट हो जाए कि अरे यार, न तो क्या क्या है वो मुहावरा कि माया मिली न राम, कि न तो इधर के रहे न उधर के रहे, वो सोच के चलना पड़ेगा। और इस पर और बात कर सकते हैं, तो आप बताइए, आप सवाल पूछते रहिए, बहुत अच्छा है। और ठीक ठाक सोच के कदम उठाइए।